नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज भी हम 4 खबरों के बारे में करेंगे बात, जो कि हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने उनके मुताबिक हमला करवा दिया है, खुदकुश, तो उसके ऊपर बात करेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ इन माय व्यू। नंबर 2, ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर से ये सीखा है कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका को भी चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी खबर है शाहरेज़ और शेरशाह जो खान दोनों भाई हैं, अलीमा खान के बेटे हैं, इनके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है और कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनली सोहेल बड़ैच के ऊपर केस हो गया है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। बाजौड़ में जैसे आपको पता है कि एक ऑपरेशन चल रहा है, पहले एक जरगा हुआ, जरगे के अंदर ये फैसला हुआ कि दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आमने आकर लड़े। अवाम के अंदर जो है वो तालिबान को कहा गया कि आपने छुप के नहीं रहना और या तो आप वापस चले जाएं या फिर आप छुप कर लड़ने के बजाय सामने आकर लड़े। जिस पर उन्होंने कहा कि जी हम तो वापस नहीं जाएंगे बल्कि फौज यहाँ से वापस जाए। जिसके बाद इवेंचुअली लड़ाई शुरू हुई बाजौड़ से। इस वक्त तक जो इतलात हैं, जो अब से कुछ दिन पहले तक की 50,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन अब ये इतला आई है कि, और ये तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ऑफिशियल वो लेटर हेड है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा है कि मुजाहिदीन ने दुश्मन की तमाम तर कुव्वत व मक्कारी के बावजूद अपने कदम जमाए रखे, लेकिन अफसोस दुश्मन अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आया। हमारे मौलवियों का लगता है कि 19वीं सदी से यही एक लाइन जो है ना वो चलती आ रही है कि दुश्मन अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आया, ये बाद में हार जाते होते हैं अमूमन। बदकिस्मती से चारमंग वलायत बाजौड़ में बरोज 21 अगस्त 2025 एक निहायत अंदोहनाक वाक़या रूनुमा हुआ जब दुश्मन ने अपनी मक्कारी और साजिशों के जरिए इबादत गुजार मुजाहिदीन को मस्जिद में निशाना बनाने की कोशिश की। अच्छा, कोशिश नहीं की, असल में हो गए हैं। अगली लाइन में उन्होंने बताया कि उस रोज मुर्तद फौज ने अपने एक मुखबर को मुजाहिदीन के सफ़ों में दाखिल किया और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अंदर धमाका करवा दिया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में 28 मुजाहिदीन शहीद हुए, जिनमें तंजीम का अहम कमांडर भी शामिल था। मुजाहिदीन की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी, मुर्तद वगैरह आपको दो, लेकिन मुझे पसंद ये बात आई और मैं पाकिस्तानी फ़ौज पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे प्यार भी आया और उनके ऊपर फ़ख्र भी हुआ कि उनके पास ऐसे दहशतगर्द भी हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी खुद को हमला कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कॉल बैड एस। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। ब्लूमबर्ग की ये खबर है, आज ये सुबह पब्लिश हुई और पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत इट्स ऑल द रेज। तो वाकया कुछ इस तरह से कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा जदीद मिसाइल PL-15 को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़्यादा फासले से कामयाबी के साथ निशाना बनाया। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी तैयारों को जवाबी हमले का कोई खतरा दरपेश नहीं हुआ। ये कामयाब तजुर्बा न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई हथियारों की अहमियत उजागर करने का बाइस बना। इसके बाद अमरीकी फौज को अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर नई हिकमत अमली बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी फ़ज़ाइया ने 2023 में PL-17 को, जो कि इसके बाद PL-15 से भी एडवांस्ड है और ये 400 किलोमीटर तक यानी तकरीबन 248 मील तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। इसके जवाब में अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड सॉ जो जंग हुई थी अब से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया का ख्याल है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत चुका है, मगर दुनिया जो है वो पाकिस्तानी वेपन्स या पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की उससे सीख कर अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर वो जो सिद्धांत सिबल और आशीष अरूर टाइप के जो फनकार हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं और बरखा दत्त टाइप के, उनको ज़रा थोड़ी सी सीख मिलनी चाहिए। शहनशाह और शेरशाह और शाहरेज़ खान के हवाले से अरेस्ट के ऊपर तो पहली बात तो ये कि 8 दिन का जो रिमांड था, फिजिकल रिमांड था, वो गुज़िश्ता रोज़ मिल गया था शाहरेज़ के ख़िलाफ़ और आज जो है वो शेरशाह के ख़िलाफ़ भी मिल गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने सुना बात करते हुए जिसमें वो बता रहे थे कि ये दोनों बड़े ही नाइस लड़के हैं, बड़े शरीफ लड़के हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं और इनकी तरफ से जो है वो कभी कोई गलती नहीं हुई और इनको जो है वो गलत तरीके से, और ये तो स्पोर्ट्समैन है। देखिए, स्पोर्ट्समैन कोई हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, लेकिन उनको किसी को भी ये इजाज़त नहीं होती कि वो किसी जगह पर हमला करें या वहाँ से कोई चीज़ वेंडलिज्म करें, कोई वो आर्सन करें, कोई चीज़ें जो है वो उठाकर वहाँ से चोरी करें या केओस फैलाने की कोशिश करें। तो कानूनी तौर पर ये तमाम जो हैं वो जुराइम हैं और काबिल गिरफ्त जुराइम हैं, काबिल ताज़ीर जुराइम हैं।
इसमें जो शेरशाह साहब हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो पतलून थी जो कि कोर कमांडर की कही जा रही थी और वो हसन न्याजी वो लहरा रहे थे क्योंकि उनके ख्याल में मुल्क में इनकलाब आ चुका था जबकि इनकलाब अभी नहीं आया था। और जब इनकलाब नाकाम होता है तो फिर इनकलाब में ऐसे ही होता है। और जो शेरशाह साहब थे उन्होंने कहा जा रहा है कि वो पतलून जो थी वो उनको लाकर हसन न्याजी को पकड़ाने वाले जो थे वो शेरशाह खान थे। और इसकी वीडियो फुटेज भी कहा जा रहा है कि मौजूद है। अलीमा खान ने जो बेटे हैं वो लाकर हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे को अपने कज़न को खाला के बेटे हैं दोनों आपस में उन्होंने लाकर एक ने जो है वो दूसरे को पतलून पकड़ाई। ये वीडियो फुटेज कही जा रही है कि मौजूद है। और साथ जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। और नौरीन खान जो कि वहाँ पर कल अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से तो उन्होंने ये कहा कि क्या हो गया हमारे टैक्स पेयर के पैसों की पतलून है भाई सारा कुछ ही टैक्स पेयर के पैसों है तो क्या आप लहराना शुरू कर देंगे। मतलब वो खंबा उतार के उखाड़ के ले जाएं और टैक्स पेयर के पैसों को हम जो मर्जी करें हम इसको आग लगा दें। ये बिल्डिंग है इसको हम आग लगा दें। ये जो खंबा है इसको हम आग लगा दें। ये वापडा का दफ्तर है इसको हम आग लगा दें। ये GHQ है इसके अंदर हम घुस जाएं इसके अंदर बम फाड़ दें। टैक्स पेयर का पैसा है और मैं भी टैक्स देता हूँ तो मतलब मैं जाके जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू कर दूँ। सो ये जो खबर है साथ साथ जो शेरशाह खान है सॉरी शाहरेज़ खान है उनकी वीडियो खदीजा शाह के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है जो उनके मुखालफिन हैं और वो दिखा रहे हैं कि उनकी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें वो खदीजा शाह के साथ जा रहे हैं कहीं पर। उस दिन 9 मई का वाक़या है ये। तो खदीजा शाह भी इसके अंदर कई महीने जो है वो जेल में रहकर आई हैं। तो ये सवाल उठता है ना कि फिर खदीजा शाह क्यों इतने अरसे जेल में रहकर आई या जो दीगर अफराद हैं जो बहुत से कारकुनान हैं जिनको सजाएं भी हो चुकी हैं वो क्यों जेल में रहकर आए और ये लोग क्यों ना रहकर आए। बट एट द सेम टाइम क्या सबूत है इनके खिलाफ। 2 साल के बाद क्यों ख्याल आया फौज को ये करने का या जो पुलिस थी वहां पर उनको ये पकड़ने इन लोगों को पकड़ने का क्यों ख्याल आया 2 साल के बाद। एक ही दफा में दोनों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को एक दिन गिरफ्तार किया दूसरे को दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया। तो ये सारे जो सवालात हैं वो अपनी जगह हैं। सवालात उठते हैं उनको उठाना जरूरी है बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ की जो व्यू है उसको भी क्योंकि 9 मई के बारे में मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है इसकी माफ़ी कोई नहीं होनी चाहिए। फाइनली सोहेल बड़ाई साहब ने एक लंबा सा जो है वो तकरीर लिखी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो उस दिन उन्होंने इंटरव्यू किया था उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने इसको क्लियर किया कि ये इंटरव्यू नहीं था। ये 2 घंटे की मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा था कि उसके अंदर क्या क्या बातें हुई लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। जो ज़्यादातर बातें उन्होंने इंटरव्यू जो कॉलम के अंदर भी लिखी उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि भाई वो जो कॉलम के अंदर मैंने लिखा है कॉलम भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं मैंने उनसे ये बात की थी मैंने उनसे ये बात की थी। लेकिन उन्होंने स्टेज पर यह कहा सियासी मसालियत के बारे में उन्होंने स्टेज पर यह कहा कि शैतान जो है उसने माफ़ी मांगी थी यानी कि वो इंटरव्यू नहीं था ये उनका कहना है। सेकेंडली ये बात हकीकत है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो सारी स्टेटमेंट्स और जो कुछ भी उन्होंने तकरीर भी की वो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो कहीं चली नहीं थी। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बाहर रखवा लिए गए थे वो सब कुछ है। सोहेल बड़ाई साहब का ये कहना है कि जी मैं सहाफ़ी हूँ और आइन में सहाफ़त ही जीतेगी। ये जो बातें हैं ये सारी की सारी अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का भी एक आपको पता है कि एक पुराना एक तरीक़ाकार रहा है वो ये है कि ये बात करते हैं उसके बाद उसको डिनाई करते हैं लेकिन जो बात पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा देते हैं। तो जब कुलदीप नायर को इंटरव्यू दिया था ज़ियाउल हक ने जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया और कुलदीप नायर ने इंडिया जाकर इस बात को रिपोर्ट किया तो बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उसने कॉन्स्टेंटली इसको डिनाई करना शुरू कर दिया और बस मतलब भरपूर अंदाज में वेहेमेंटली उन्होंने बेईमाना अंदाज में उन्होंने इसको डिनाई किया। बट एट द सेम टाइम कुलदीप नायर वॉज राइट। अब तक हम उस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने भारत तक ये बात पहुंचाई थी कि हमारे पास एटम बम है और अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की क्योंकि उस ज़माने में एक ऑपरेशन किया करने के बारे में सोच रहा था भारत जिस तरह से 1981 में इराक के जो न्यूक्लियर सारे असासे हैं उनको इसराइल ने तबाह किया था तो इंडिया का ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ये खदशा था कि ऐसा इंडिया के अंदर हो रहा है और उन्होंने उनको ये पैगाम पहुंचाया था कि आपने अगर ऐसा किया तो फिर यहाँ पर ये होगा। तो उस वक्त भी इन्होंने डिनाई किया था। यहाँ पर ऐसे अक्सर होता है कि ये बात कर देते हैं और उसके बाद उसकी डिनायल्स आते चले जाते हैं लेकिन बात असल में हुई होती है। तो वी डोंट नो कि ये इसमें यहाँ पर कितनी को सच्चाई है लेकिन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा ही हुआ जैसा कि ये बात जो है वो सोहेल बड़ाई साहब ने बताई है। लेकिन अब सोहेल बड़ाई साहब जो हैं उनके खिलाफ एक FIA के अंदर एक जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की वो दायर की गई है। ये कोई मशकूर हुसैन साहब हैं सन ऑफ गुलाम अली जोए शाह रोड गुलाम अली हैं जोए शाह रोड सांदा कला लाहौर। नंबर भी इनका नीचे मौजूद है। सोहेल बड़ाई साहब जो हैं उन्होंने मल्टीपल मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जंग में लिखा है कि आसिम मुनीर के से जब सियासत के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन यानी कि सियासी मफाहमत जो है वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर दूसरी तरफ से एक सिंसियर अंदाज में एक
क्या कहना चाहिए उसको, खलूसे दिल के साथ माफी जो है वो मांगी जाए। द DGISPR डिसमिस द अकाउंट कॉलिंग इट मिसलीडिंग। DGISPR ने इस अकाउंट को बिल्कुल गलत करार दिया है और उन्होंने कहा कि ये गलत तरफ लेकर जा रहा है। ही स्ट्रेस्ड दैट नीदर डिड द आर्मी चीफ मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन ब्रसल्स नॉर डिड ही मेंशन एनी अपोलॉजी। उनका ये कहना है यानी कि DGISPR का कि आर्मी चीफ ने ना तो कोई ब्रसल्स के अंदर सियासी बयान दिया, ना ही कोई उन्होंने माफी का कोई जिक्र हुआ। एडिंग दैट सम इंडिविजुअल्स हैड डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स फॉर पर्सनल पब्लिसिटी। और कुछ लोगों ने अपनी जाती तशहीर की खातिर ये जो है वो खबर बनाई है इसकी, यानी कि जाहिर है कि सोहेल बड़ाइच की बात हो रही है। अंडरसाइंड रेड द स्टोरी ऑफ सोहेल बड़ाइच ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन डेली जंग व्हिच इज फॉल्स एंड कंकॉक्टेड स्टोरी। इवन DGISPR इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टर्म्स इट मिसलीडिंग। कि मैंने ये खबर पढ़ी है और सोहेल बड़ाइच का कॉलम पढ़ा है जिसको कि DGISPR कह चुके हैं और ये हमेशा मुकम्मल तौर पर जो है कंकॉक्टेड है। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट अ क्रिमिनल केस बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट सोहेल बड़ाइच for spreading false and misleading information on social media for publicity which harm the identity of a respectable institution। कि अब उन्होंने ये दरखास्त की है कि उनके खिलाफ जो है वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए, एक FIR दर्ज की जाए और उसके तमाम मामले को जो है वो तहकीकात की जाए। क्योंकि अगर उन्होंने ये किया है तो ये जो है वो एक उन्होंने रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन यानी कि काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ इदारे के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बात की है। मुझे याद है कि हम कुछ अर्से पहले हमें ये पता चला था कि ये इदारा नहीं है बल्कि महकमा है। इन एनी केस सोहेल बड़ाइच साहब ने जो लिखा है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मैं उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल बड़ाइच जैसे कैलिबर का आदमी जो है उसके तरफ से इस किस्म की बचगाना हरकत की जाएगी। आई एम 100% श्योर कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वो बहुत सोच समझ के लिखा है और उनको प्रोज एंड कॉन्स का उसके बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म था। मैं ये तो दावा नहीं करूँगा कि ये मिली भगत है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये मिली भगत के बगैर मुमकिन है। जो बातें उनसे कहलवाई गई वो उन्होंने लिखी हैं और जब उसके बाद उनके ऊपर बैकलैश आया है तो साथ साथ उसके डिनायल्स भी आना शुरू हो गए हैं। जो कुछ भी हुआ है बड़ा वाज़ेह है कि सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मुसीबत है। इसको करना जो है वो कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। सोहेल बड़ाइच जैसे लोग ही इसको करने के काबिल हैं। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।